नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, हमने कल स्टार्ट किया था एक नया टॉपिक आहार प्रबंधन के बारे में। हमने अपनी बात चल रही थी, उसको आगे बढ़ाते हुए मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि कल वाली वीडियो मैंने देखी थी भी वो थोड़ी सी खराब हो गई, जिसमें मैंने लास्ट में जो चर्चा की थी वो कंप्लीट नहीं हो पाई। तो उसको आज कंटिन्यू रखेंगे। कल हमने चर्चा कर रहे थे भी जो शुष्क पदार्थ है वो कितना देना चाहिए। तो वो गाय को 100 किलो भार पर कितना देना चाहिए, 2.5 किलो, और भैंस को कितना देना चाहिए शुष्क पदार्थ वो 3 किलो, 100 किलो भार पर कितना देना चाहिए, 3 किलो देना चाहिए। अब इसमें आगे बात करते हैं अपने दूध देने वाले जो पशु है, जैसे गाय होगी, भैंस होगी, उनको कितना दाना देना चाहिए। और जो बैल है वो कार्य करते हैं, जो कठिन कार्य करते हैं उनके लिए अलग, जो मध्यम कार्य करते हैं उनके लिए अलग, और जो सामान्य कार्य करते हैं उनके लिए अलग देना चाहिए। और जो प्रजनन योग्य नर या सांड रखा जाता है उनके लिए भी दाने की अलग से व्यवस्था की जाती है। तो वो कितनी की जाती है, इसकी चर्चा आप अपने करेंगे। वो हैंड टू हैंड आप नोट्स में लिखते जाना, मैं आपको बताते जाऊंगा। फिर अपने आगे इसके अंदर चारा कंजर्वेशन या फूडर कंजर्वेशन की बात करेंगे, चारा संरक्षण की बात करेंगे। तो पहले अपने करते हैं कल वाली क्लास को कंप्लीट, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं अपने शुष्क पदार्थ के बारे में कर लिया। तो दूध देने वाली गाय, जो दूध देने वाली गाय होती है, दूध देने वाले पशु होते हैं, उनके लिए क्या रखा जाता है, दूध देने वाले पशु, ठीक है। तो इसमें मेनली अपनी गाय व भैंस की ही बात करेंगे। तो पहले लिखो अपने गाय। जो गाय प्रतिदिन 10 लीटर दूध देती है, कितना, 10 लीटर दूध देती है, दूध देती है, तो उसको 3 किलो दूध पर 3 किलो दूध पर कितना दाना देना चाहिए, 3 किलो दूध पर 1 किलो चारा देना चाहिए, ठीक है। 1 किलो दाना देना चाहिए, 1 किलो दाना देना चाहिए। तो जो गाय प्रतिदिन 10 लीटर दूध दे रही है उसको कितना दाना देना चाहिए, 3 किलो दूध पर, या 10 लीटर या 10 लीटर से कम दे रही है उसको 3 किलो दूध पर 1 किलो दाना देना चाहिए, ठीक है। जो गाय प्रतिदिन 10 से 20 लीटर के मध्य दूध दे रही है, दूध देती है, उसे कितना देना चाहिए दाना, उसे 2.5 किलो दूध पर 2.5 किलो दूध पर 1 किलो दाना देना चाहिए। कितना, 1 किलो ही देना, दाना तो 1 किलो देना चाहिए, लेकिन उसमें कितने किलो दूध पर देना चाहिए, वो कितना देना चाहिए, 2.5 किलो दूध पर। जैसे 10 से 20 के मध्य, जैसे कोई गाय 12 लीटर प्रतिदिन दूध देती है, 15 लीटर देती है, तो उनको 2.5 किलो दूध पर 1 किलो दाना देना चाहिए, ठीक है। 1 किलो दाना देना चाहिए प्रति 2.5 किलो दूध पर, ठीक है, प्रति 3 किलो दूध पर। अब बात करते हैं जो गाय 20 लीटर से अधिक दूध देती है, 20 लीटर से अधिक दूध देती है। जैसे अपने बात करते हैं 20 लीटर से अधिक दूध कौन देती है, तो आपको बता दूं जो होलिस्टीन फ्रीजियन वगैरह, जो होलिस्टीन फ्रीजियन गाय अपनी अमेरिकन गाय बोलते हैं जिसे, वो गाय लगभग 25 लीटर दूध प्रतिदिन देती है। तो उनके लिए 25 लीटर दूध, जो 20 लीटर से अधिक दूध देती है, तो उनको 2 किलो दूध पर कितना दाना देना चाहिए, वो भी देना चाहिए 1 किलो दाना देना चाहिए। आप ये बातें समझ गए। तो आपके सीधा क्वेश्चन बनेगा, जो गाय प्रतिदिन 10 लीटर दूध देती है तो उनको दाना कितना देना चाहिए, कितने किलो दूध पर देना चाहिए। तो 3 किलो दूध पर 1 किलो दाना देना चाहिए प्रति 3 किलो दूध पर, ठीक है। और जो 10 से 20 लीटर दूध देती है उसको 2.5 किलो दूध पर 1 किलो दाना देना चाहिए। 20 लीटर से अधिक दूध देती है तो उनको 1 किलो दाना देना चाहिए। अब बात करते हैं अपने भैंस की। जो भैंस 7 लीटर दूध देती है, ठीक है, जो भैंस 7 लीटर दूध देती है, 7 लीटर दूध देती है, उसे 2.5 किलो दूध पर, उसे 2.5 किलो दूध पर 1 किलो दाना देना चाहिए, ठीक है। 1 किलो दाना देना चाहिए 2.5 किलो दूध पर। भैंस को 7 लीटर दूध देती है, अगर कोई 7 लीटर या 7 से कम जो दूध देती है उसको 2.5 किलो दूध पर 1 किलो दाना चाहिए। और जो 60 लीटर से अधिक दूध देती है,
जो 7 लीटर से अधिक दूध देती है उसे 2 किलो दूध पर कितना चारा दाना देना चाहिए? वो देना चाहिए 1 किलो दाना देना चाहिए। दाना की मतलब हो गया जैसे अपने देसी भाषा में कहते हैं बंटा, खल वगैरह जो डाल जाती है, जैसे बिनौले वाली खल हो गई, जैसे सरसों वाली खल हो गई, या जैसे गेहूं का दाना हो गया, वो दिया जाता है। ठीक है, तो 1 किलो दाना अलग से 2 किलो दूध पर देना चाहिए। ये थी अपने गाय और भैंस की बातें। अब अपने बात करते हैं आगे, जो गाभिन गाय होती है, जैसे कोई गाय गाभिन है और वो दूध भी दे रही है, तो उसके लिए कितना देना चाहिए ये आपको समझ आ गया होगा। भैंस के लिए 7 लीटर जो दूध देती है या 7 लीटर से कम देती है, तो उसको 2.5 लीटर दूध पर कितना देना चाहिए? 1 किलो दाना। और जो 7 लीटर से अधिक देती है उसको 2 किलो दूध पर कितना दाना देना चाहिए? 1 किलो दाना देना चाहिए। ठीक है, ये अपने बात होगी गाय और भैंस के बारे में। अब अपने बात करते हैं गाभिन गाय के बारे में, या गाभिन पशु होता है जो भी, चाहे गाय मान लो चाहे भैंस मान लो, उनके लिए कैसा रखा जाता है, क्या दाना वगैरह दिया जाता है? तो गाभिन पशु के लिए, गाभिन पशु है उसको 2 माह पहले, प्रसव से 2 माह पहले या 60 दिन पहले 1 से 1.5 किलो अलग से देना चाहिए। 1 से 1.5 किलो दाना अलग से देना चाहिए, अलग से दिया जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या दिया जाता है? उसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है स्टीमिंग अप। स्टीमिंग अप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टीमिंग अप कहा जाता है। ठीक है, आपको सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, ऐसे बिल्कुल ऐसा ही दिखाएगा भी स्टीमिंग अप क्या है। तो आपको लिखा हुआ ऑप्शन दिया होगा, गाभिन गाय के लिए अतिरिक्त दिया जाने वाला चारा क्या कहलाता है? 1 से 1.5 किलो कितना? 1 से 1.5 किलो दाना दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? स्टीमिंग अप कहा जाता है। इस पे स्टार लगा लेना, क्योंकि ये लगभग क्वेश्चन है जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वगैरह, जो ICR BHU जिसमें भी एनिमल हस्बेंड्री आती है, उनमें ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो स्टीमिंग अप क्या है? सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, ऐसे ही हिंदी में लिखा होगा। ठीक है, स्टीमिंग अप क्या है? लेकिन आपको याद होना चाहिए, जो गाभिन गाय है प्रसव से पहले 1 या 2 मंथ पहले 1 या 1.5 किलो अधिक दाना दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? स्टीमिंग अप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टीमिंग अप कहा जाता है। ठीक है, और जो बच्चे नोट्स तैयार करें वो नोट्स तैयार करें, क्योंकि आने वाले एग्जाम, जो आप जरूरी नहीं है भी पशु परीक्षण वाले, ये जो क्लासेस चल रही है वो अपने पशु परीक्षण की तो चल ही रही है, लेकिन जो बच्चे जेट ICR और जो 11th 12th की तैयारी में है, वो बच्चे भी इंपॉर्टेंट क्लासें हैं, क्योंकि ये नोट्स है वो आपके पूरे लॉन्ग टर्म तक चलने वाले हैं। ऐसा नहीं है भी पशु परीक्षण के लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं, ये अपने 0 लेवल से चल रहे हैं और 0 से अब तक चल रहे हैं, आपको सभी क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप हैंड टू हैंड नोट्स तैयार करें और बढ़िया बढ़िया तरीके से तैयार करें, क्योंकि अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें। ठीक है, प्रसव से 2 माह पहले 1 से 1.5 किलो अलग से दिया गया दाना क्या कहलाता है? स्टीमिंग अप कहलाता है। ठीक है, स्टीमिंग अप कहलाता है। अब बात करते हैं कार्य करने वाले बैल। कार्य करने वाले बैल या कार्य करने वाले पशु मान लो, या बैल को कितना कार्य देता है? तो सामान्य कार्य के लिए उनको अलग दिया जाता है, कठिन कार्य के लिए अलग दिया जाता है, और मध्यम कार्य के लिए अलग दिया जाता है। क्या? मध्यम कार्य के लिए भी अलग अलग दिया जाता है। लेकिन अपने भारत की व्यवस्था है भी, अब लगभग अपने सभी कार्य मशीनरी पर डिपेंड होंगे, क्योंकि आपको पता है खेत में जो पहले वाले कार्य करते थे, पहले वाले लोग होते थे, वो पूरा दिन लगे रहते थे, सुबह से लेकर शाम तक खेत में रहते थे। आज वाले सुबह ट्रैक्टर लेकर गए, 2 घंटे बाद वापस घर पे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब मशीनरी युग है, और बैल भी अब कोई नहीं चलाता। ठीक है, ट्रैक्टर पे तो कई लोग तो वीडियो बनाने के लिए ट्रैक्टर का शौक रखते हैं। ठीक है, खेत में भी हम खेती करते हैं। ठीक है, तो वो भी कईयों के आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं कार्य नहीं। लेकिन अब जो बैल से कार्य करते हैं, तो बैल को भी चाहिए कठिन कार्य के लिए, सामान्य कार्य के लिए। अपने भारत में व्यवस्था है, अपने गांवों में भी व्यवस्था है कि जो
बैल कार्य करता है उसको सिर्फ चारा वगैरह ही दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? अब सीधी सी बात है, आपने बागड़े में देख रहे नहीं, थाने पाड़ा में पींडिया कौन सी है? ठीक है, अब थे पींडिया जमा खाओ खटी तो जोर वो आवे गो, तो थाने पींडिया चाहिए तो बिने भी अलग वो पूरे दिन काम करे, ठीक है, उसको भी दाना अलग से देना चाहिए। लेकिन अब अपने घर वाले के तूड़ी दे दी, सीधा चारा डाल दिया, ठीक है, खासी खासी ना खासी तो ना खासी, और जब काम ना कसी तो बिना गलिया में छोड़ देसी। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी पशु है, इंसान नहीं है। इंसान बोल सकता है लेकिन वो बोल नहीं सकता, लेकिन उसके मन में तो अपने लिए क्या है, द्वेष भावना होती है ना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये काफी महिलाएं होती है, वो कहती है ये कौन सा दूध देता है, ठीक है, क्योंकि दूध देने वाले पशु को नहीं रखा जाता है, किसी को जो भूखे मरे होते हैं उनको भी रखा जाता है। तो बैलों के लिए भी अलग से दाने की व्यवस्था होनी चाहिए, जो जिस प्रकार से वो कार्य करते हैं, जैसे कठिन कार्य करते हैं, सामान्य कार्य करते हैं, मध्यम कार्य करते हैं, उनके लिए भी अलग से चारे की या दाने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो दाने की व्यवस्था कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए, सामान्य कार्य करता है तो 1 से 1.5 किलो। सामान्य कार्य का मतलब हो गया कि दिन का हरियो लेके आयो और शाम में हरियो लेके आयो, इतो ही कार्य करे वो बैल, तो बिना 1.5 किलो देनो चाहिए। अब देखो का वो एक गेड़ो तो काट के भी तो सब्जी नहीं, वो बाहर भी तो लेके आए ना, आप भी 4-5 घंटे भी तो लेके आए खाली, तो 1 से 1.5 किलो दाना उसको प्रतिदिन देना चाहिए, ठीक है, एक दिन बोलना, प्रतिदिन देना चाहिए, ठीक है। और जो मध्यम कार्य करता है उसे 2 से 2.5 किलो दूध देना दाना देना चाहिए प्रतिदिन, और कठिन कार्य के लिए 3 से 4 किलो दाना देना चाहिए प्रतिदिन। कठिन कार्य का मतलब हो गया दिन का जाके जोड़े और शाम तक भी पूरे दिन खेत में ही काम करवायो, तो उसे कितना देना चाहिए? 3 से 4 किलो अलग दाना देना चाहिए, ठीक है। ये थी अपने बात कार्य करने वाले बैल की। अब बात करते हैं प्रजनन, जो सांड होता है, प्रजनन हेतु सांड होता है, नर सांड, उसके लिए भी अलग से व्यवस्था की जाती है, ठीक है। उसके लिए 2 किलो दाना अलग से देना चाहिए, ठीक है, 2 किलो दाना अलग से देना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं अपने जो राशन है उसमें साधारण नमक भी दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? अब थे तो खानों खागे कोई लोग जो है वो गुड़ वगैरह खाते हैं, कई सूप वगैरह खाते हैं कि खाना अच्छी तरह से पच जाए, कोई गोलियां वगैरह खाते हैं जो हाजमे वगैरह की है, तो इनको भी पूरा दिन, ऐसा तो नहीं है भी पूरा दिन दाना और चारा खिलाते रहेंगे, लास्ट में कुछ नहीं, वो खाना पचना तो चाहिए, लेकिन ताकि वो जो पशु है बीमार ना हो, उसकी आफरा जो रोग वगैरह वो ना हो उसके, तो उनके लिए इनको साधारण नमक दिया जाता है। वो कितना दिया जाता है? वो दिया जाता है 30 ग्राम। साधारण नमक कितना दिया जाता है? तो वो दिया जाता है 30 ग्राम प्रतिदिन। कितना दिया जाता है? 30 ग्राम प्रतिदिन साधारण नमक दिया जाता है या देना चाहिए, ठीक है। ये थी अपने राशन की बात। अब अपने बात करेंगे चारा संरक्षण की, ठीक है। तो ये आपको बातें समझ में आ गई होगी, क्योंकि इसमें दाना है। मेनली क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन न्यूमेरिकल के रूप में बनता है, और बॉडी वेट पे जो देते हैं शुष्क पदार्थ, उसका क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया भी बनेगा, डेफिनेटली बनेगा, क्योंकि पशु की पहली वैकेंसी है और इतना डिटेल से कोई नहीं करवा रहा। अगर आपने YouTube पे क्लासें देखी होगी, ऊपर थंबनेल तो बनाया होता है भी पशु की क्लास, अंदर होते हैं क्या? MCQ, क्योंकि सभी क्लासें हैं वो बैच प्रोवाइड करते हैं पैसों में। कोई बच्चे होते हैं वो बैच प्रोवाइड नहीं कर पाते, तो उसके लिए ये क्लासें चल रही है। आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंच सके, ठीक है। अब बात करते हैं अपने चारा संरक्षण की या फूडर कंजर्वेशन, ठीक है। चारा संरक्षण में मैं बात करना चाहता हूं, चारा संरक्षण क्यों जरूरी है। आपको पता है कोई भी चीज जैसे सीजनली होती है, जैसे अपने वेजिटेबल की बात करते हैं, पहले वेजिटेबल में अपने बात करते हैं मटर की। क्यों बात करते हैं मटर? क्योंकि अभी सीजन चल रहा है मटर का, ठीक है। जैसे मटर है अपने को लगभग सर्दियों के मौसम में देखने को मिलती है, ठीक है। और अपने को जैसे मटर पनीर की सब्जी खाते हैं या आलू मटर वगैरह की कोई सब्जी खाती है, तो पूरे साल भर चलने वाली सब्जी है, ठीक है। इसके लिए उन मटर वगैरह को जो उनका संरक्षण किया जाता है ताकि वो पूरे ईयर चल सके।
तो उनके लिए उनको कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। जैसे आपने सुना होगा सफल मटर वगैरह होगी, तो वही सिस्टम इसमें होता है। भी अपने भारत में है जो क्लाइमेट चेंज है, भारत में और राजस्थान में क्लाइमेट की दिक्कत है, तो पूरा वर्ष भर चारा नहीं मिल पाता, पशुओं को पूरा वर्ष भर चारा नहीं मिल पाता। जैसे आपको देखा होगा भी अक्टूबर नवंबर में अपने चारे नहीं मिल पाता, और अप्रैल से लेकर लगभग जून के मध्य अपने चारा नहीं मिल पाता। तो उन पशुओं जो पशु दूध दे रहे हैं उनको चारे की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि उनका दूध प्रोडक्शन है वो बढ़ सके। इनके लिए चारा संरक्षण किया जाता है। तो मेनली चारा संरक्षण की का कारण यही है कि पूरे वर्ष भर तक उन पशुओं को जो दूध दे रहे हैं उनके लिए चारा उपलब्ध हो, इसीलिए चारे का संरक्षण किया जाता है। तो वो किया जाता है अलग अलग विधियों के द्वारा। वो विधियां कितनी हैं? 4 प्रकार की विधियां हैं। कौन कौन सी विधियां हैं? पहली है साइलेज। कौन सी? साइलेज। ठीक है, साइलेज ये मोस्ट इंपोर्टेंट विधि है, क्योंकि भारत में लगभग डबल स्टार लगा लेना, चारा संरक्षण की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, तो वो है साइलेज। क्योंकि भारत में लगभग इस विधि का उपयोग करते हैं। और मेरे जो एक सहपाठी है वो पहले पढ़ते थे, लेकिन उन्होंने अभी साइलेज तैयार किए घर पे, काफी आपको कभी मिला होगा, उन्होंने साइलेज तैयार किया, तो उन्होंने भी इस विधि से तैयार किया है। ठीक है, तो ये विधि है वो लगभग चारा संरक्षण के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है। ठीक है, दूसरी है इसमें हे। कौन सी? हे। ठीक है, और तीसरी है लूम, या जैसे अपने राजस्थान में लूम या लूम जैसे खेजड़ी के जो पत्ते होते हैं उनको भी संरक्षण किया जाता है, उनके द्वारा भी चारा तैयार किया जाता है, तो वो कहते हैं लूम या लूम। चौथी विधि है इसमें पाला। ठीक है, चौथी विधि कौन सी है इसमें? पाला। ये है 4 विधियां चारा संरक्षण की। चारा संरक्षण की 4 विधियां, इनको अपने डिटेल से चर्चा करेंगे, सभी की एक एक डिटेल से चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं इसमें ये जो है या लूम और पाला होती है, ये हमेशा शुष्क चारे पर की जाती है। ठीक है, शुष्क चारे का कंजर्वेशन किया जाता है, शुष्क चारे का संरक्षण किया जाता है। और जो साइलेज है वो हमेशा हरे चारे का संरक्षण किया जाता है। हरे चारे का मतलब हरी अवस्था में फसलों को काटकर उसका संरक्षण किया जाता है, और इनको जो शुष्क अवस्था में जो शुष्क अवस्था में फसलें हैं उनका संरक्षण किया जाता है। तो साइलेज चारा संरक्षण की कितनी विधियां हैं? चारा संरक्षण की 4 विधियां हैं। कौन कौन सी है? साइलेज, हे, लूम या और कौन सी है? पाला। ठीक है, ये विधियां हैं अपनी 4 विधियां। अपने इसकी डिटेल से चर्चा करेंगे। पहले आप हेडिंग डालो साइलेज, भाई साइलेज क्या होता है। ठीक है, तो हेडिंग डालो साइलेज। अपने इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे, साइलेज क्या होता है, साइलेज कैसे बनाया जाता है, कितनी विधियां हैं। साइलेज बनाने की विधियां होती हैं जैसे ट्रेंच द्वारा, खाई में, और जो ऊपर बनाया जाता है सीधा धरती पर, उसे क्या कहते हैं, या वो विधियां 3 अलग अलग विधियां हैं, अपने भारत में अलग अलग प्रकार की चलती हैं। तो आप हेडिंग डालो साइलेज। साइलेज किसे कहते हैं, कौन सी फसलों के द्वारा तैयार किया जाता है, किन फसलों का ज्यादातर यूज किया जाता है, उसकी चर्चा अपने डिटेल से करेंगे साइलेज में। पहले बता दूं कि साइलेज सभी फसलों का तैयार हो सकता है। जैसे अपने चारे वाली जो भी फसलें हैं, जैसे बरसीम होगी, ज्वार होगी, मक्का होगी, सभी फसलों का साइलेज तैयार कर सकते हैं। लेकिन मेनली उन फसलों का यूज किया जाता है जिनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा लगभग अधिक होती है, अच्छी खासी मात्रा होती है कार्बोहाइड्रेट की, उन फसलों का ही यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है, वो कार्बोहाइड्रेट को जो बैक्टीरिया होते हैं वो लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं, जिससे जो चारा होता है वो थोड़ा खट्टा होता है और स्वादिष्ट होता है, पशुओं को अच्छा लगता है, और दूध उत्पादन में भी वृद्धि करता है। इसके कारण कार्बोहाइड्रेट युक्त जो फसलें हैं उनका यूज किया जाता है। अब अपने बात करते हैं इसके साइलेज क्या कहा जाता है। तो आप पहले करते हैं अपने डेफिनेशन की बात। लगभग तो डेफिनेशन के बारे में द्वारा समझोगे और बाद में बात करेंगे इसके बारे में। पहले डेफिनेशन लिखो, ठीक है। फसल को, डेफिनेशन क्या है, फसल को फूल आने पर, फसल को फूल आने पर या फ्लोवरिंग स्टेज पर, कौन सी स्टेज पर, फ्लोवरिंग स्टेज पर या दूधिया अवस्था में,
या दूधिया अवस्था में काटकर संरक्षित किया गया हरा चारा। हरा चारा क्या कहलाता है? साइलेज कहलाता है। सबसे पहले 3 क्वेश्चन तो आपके यहीं पे बन गए। सीधा क्वेश्चन पूछेगा साइलेज किस फसल का तैयार होता है? शुष्क फसल का, जो हरी फसल उसका, या दोनों का, या इनमें से कोई भी। तो पहला क्वेश्चन तो सीधा सीधा यहाँ पे बन गया। ठीक है, हरा चारा मतलब हरी जो फसलें हैं उनका ही साइलेज तैयार किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन, फसल को किस अवस्था में काटा जाता है? फिर किस अवस्था में? फूल आने पर, फूल अवस्था में या फूल फ्लावरिंग स्टेज पर फसल को काटा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? साइलेज कहा जाता है। दूधिया अवस्था में दाने आने, उसमें जैसे मक्का की फसल उसमें दाने भरते हैं तो दूधिया अवस्था में उनको काट लिया जाता है। जैसे कच्चे दाने होते हैं उस अवस्था में काटा जाता है, तो वो होगी कौन सी अवस्था? तो आपके सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा कि फसल को किस अवस्था में काटा जाता है? तो फूल आने या दूधिया अवस्था में काटा जाता है। तो सीधा है साइलेज क्या है? साइलेज क्या है? फसल को फूल आने पर या दूधिया अवस्था में काटकर सुरक्षित किया गया हरा चारा है। क्या है? सुरक्षित किया गया हरा चारा। ये क्या होगी अपने? साइलेज। ठीक है, मेनली अपने को याद करना है इतना भाई, फूल आने पर 3 क्वेश्चन आपके यहीं पे बन गए। कौन कौन से? किस अवस्था में काटा जाता है, कब काटा जाता है, और कैसा चारा होता है, और वो हो गया हरा चारा हो गया। ठीक है, ये होगी अपने साइलेज की बात। अब अपने बात करते हैं, इसमें साइलेज है उसमें जैसे फसल है उसमें नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, शुष्क पदार्थ की मात्रा कितनी होनी चाहिए, पीएच की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो कौन कौन सी फसलों का यूज किया जाता है, इसकी बारे में अपने बात करेंगे। तो हैंड टू हैंड मैं लिखाऊंगा और साथ के साथ नोट करते जाएं। तो मेनली क्वेश्चन जो अब मैं लिखाऊंगा, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है साइलेज में नमी की मात्रा कितनी होती है। ठीक है, अगर जो साइलेज तैयार होता है उसमें नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए। जो अपने साइलेज तैयार कर लिया उसमें नमी की मात्रा बाद में बताऊंगा भी साइलेज तैयार कैसे होता है। पहले लिखो अपने साइलेज में नमी की मात्रा। साइलेज में नमी की मात्रा स्टार लगा के लिखना। ये सभी क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साइलेज के अंदर, क्योंकि सबसे इंपोर्टेंट विधि है चारा संरक्षण की, यही इंपोर्टेंट विधि है और आपके एग्जाम में आने के बहुत चांस है। साइलेज में नमी की मात्रा कितनी होती है? तो वो होती है 65 से 70%। कितनी होती है? 65 से 70%। ठीक है, और शुष्क पदार्थ की मात्रा कितनी होती है? तो वो होती है 30 से 40%। कितनी होती है? 30 से 40%। शुष्क पदार्थ का मतलब हो गया, आपको पता है फसल को हरी अवस्था में काटा जाता है तो उसमें ड्राई मैटर बहुत ही कम होगा, शुष्क पदार्थ बहुत ही कम होगा, तो इसमें शुष्क पदार्थ की मात्रा भी 30 से 40% ही रखी जाएगी। अब बात करते हैं इसमें पीएच की मात्रा कितनी होती है, पीएच कितना होना चाहिए, तो बहुत बात करते हैं। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं साइलेज में पीएच की मात्रा कितनी होती है, तो वो होती है 4 से 4.5। कितनी होती है? पावर ऑफ हाइड्रोजन की। साइलेज में सीधा क्वेश्चन पूछेगा साइलेज में पीएच की मात्रा कितनी होती है, तो 4 से 4.5 होती है। ठीक है, ये अपनी मेनली बात थी, आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो साइलेज किसे कहा जाता है? फसल को फूल आने पर या दूधिया अवस्था में काटकर सुरक्षित किया गया हरा चारा क्या कहलाता है? साइलेज कहलाता है। ठीक है, साइलेज में नमी की मात्रा कितनी होती है? कितनी होती है? वो होती है 65 से 70%। कितनी होती है? 65 से 70%। और शुष्क पदार्थ की मात्रा कितनी होती है? 30 से 40%। ठीक है, 30 से 40% होती है। अब बात करते हैं इसमें फसलें कौन कौन सी उपयुक्त है, तो फसल कौन सी चाहिए इसमें? फसल तो लगभग मैंने आपको पहले बताइए उपयुक्त फसल कौन सी है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया उपयुक्त फसल होती है वो होती है लगभग जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है वो फसल उपयुक्त होते हैं। लेकिन साइलेज बनाना चाहिए तो अपने सभी फसलों का बढ़ा सकते हैं, लेकिन मेनली वही फसलें ले सकते हैं। कौन सी? कार्बोहाइड्रेट युक्त फसल। तो कार्बोहाइड्रेट युक्त फसल,
कार्बोहाइड्रेट युक्त फसल में अगर आपको मेनली फसल बता दूं तो मक्का का साइलेज बहुत ही अच्छा बढ़ता है। कौन सी फसल है, आपके सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, कौन सी फसल का साइलेज सबसे उपयुक्त बढ़ता है, सबसे साइलेज बनाने की सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है, तो वो कौन सी है, मक्का। अगर मक्का ऑप्शन में नहीं हो तो इसके लिए ज्वार या बाजरा, ठीक है, ज्वार या बाजरा, ठीक है। अगर मक्का में ऑप्शन ना हो तो ज्वार या बाजरा होगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट युक्त फसलें होगी मक्का, ज्वार, बाजरा, ठीक है। ये होगी अपने मेनली बात साइलेज की। मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो अपने बात कर ली साइलेज के बारे में, क्या इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं साइलेज के लिए कितने समय में तैयार हो जाता है, ठीक है भी, कितना समय लगता है अगर साइलेज तैयार करना चाहे भी। कोई व्यक्ति अपने डेयरी फार्म कर रहा है या डेयरी कर रहा है, उनके लिए जो हरा चारा उपलब्ध नहीं हो पाता उन दिनों में, जैसे मैंने बताया अक्टूबर नवंबर में नहीं होता या अप्रैल से जून तक नहीं होता, तो वो साइलेज तैयार करना चाहे तो कितने मंथ में तैयार हो जाता है, तो लगभग 3 माह में तैयार हो जाता है। कितना, 3 माह में यार। या आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा कितने सप्ताह में तैयार होता है, तो 12 सप्ताह में तैयार होता है, 3 माह में तैयार होता है। और साइलेज होता है वो ओनली जो कहां पे तैयार होता है, जहां पर CO2 की मात्रा, जैसे हवा रहित क्षेत्रों में तैयार किया जाता है। हवा रहित क्षेत्रों मतलब ताकि एयर का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया रिएक्शन कर जाते हैं और बैक्टीरिया के कारण उसमें फफूंद वगैरह या फंगस वगैरह लग जाती है, जिसके कारण साइलेज खराब हो जाता है और पशुओं के लिए हानिकारक भी हो सकता है। तो साइलेज कौन सी फसलों का तैयार किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट युक्त फसल का तैयार किया जाता है। कौन सी, मक्का, ज्वार, बाजरा, ठीक है। 3 माह में तैयार होता है, 12 सप्ताह में। अब बात करते हैं साइलेज बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। साइलेज बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वो कहलाती है साइलोइंग या इनसाइलोइंग। क्या कहलाती है, साइलोइंग या इनसाइलोइंग, साइलोइंग या इनसाइलोइंग, ठीक है। सीधा सा क्वेश्चन आपके बनेगा भी साइलेज बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो साइलोइंग या इनसाइलोइंग कहा जाता है। ये थी हमने साइलेज के बारे में मुख्य बातें। अब बात करते हैं कितने प्रकार से तैयार किया जा सकता है, ठीक है। 2 विधियां होगी, आगे नोट करते हैं। आपने पहले ये लिख लिया, वो स्क्रीन अगर नहीं लिखा तो स्क्रीनशॉट ले लेना या वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देख लेना, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, ताकि हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंच सके, जो पशु चिकित्सा की तैयारी करे या जेट की तैयारी करे उन बच्चों तक पहुंच सके, ठीक है। अब बात करते हैं अपने साइलेज बनाने की विधियां। साइलेज बनाने की विधियां कौन कौन सी है, 3 प्रकार की विधियां हैं। कौन कौन सी है, 3 प्रकार की विधियां। पहली है ट्रेंच साइलो। कौन सी है, ट्रेंच साइलो। दूसरी है गर्त साइलो। और तीसरी है टावर साइलो, ठीक है, टावर साइलो। ठीक है। ट्रेंच साइलो का मतलब हो गया, ट्रेंच को क्या कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं, खाई। भाई किसी भूमि में दबाकर जो साइलेज तैयार किया जाता है वो क्या हो गया, ट्रेंच साइलो, ठीक है। क्या हो गया, ट्रेंच साइलो। गर्त साइलो का मतलब यही हो गया, लंबी लंबी नालियां भूमि में बना दी जाती है तो उनमें साइलेज तैयार किया। टावर साइलो का मतलब है बड़ा ब्रिज बना दिया जाता है, इसके ऊपर जैसे भूमि पर ऐसे ब्रिज बना दिया, उसको मतलब एयर नहीं जानी चाहिए, कैसे ही तैयार कर लो तो उसको क्या कहते हैं, टावर साइलो कहते हैं, ठीक है। ट्रेंच। अब बात करें साइलेज बनाने की कितनी विधि है, 3 विधि है। कौन कौन सी, ट्रेंच साइलो, गर्त साइलो और टावर साइलो, ठीक है। नालियां बनाकर तैयार की जाती है वो गर्त साइलो हो गया, और टावर साइलो क्या हो गया, जो ऊपर ब्रिज बनाकर तैयार किया जाता है वो क्या है, टावर साइलो। लेकिन भारत में अपने मेनली कौन कौन सी विधियां चलती है, तो वो 2 ही विधियां चलती है। कौन कौन सी, ट्रेंच साइलो और गर्त साइलो। ट्रेंच साइलो वो लगभग इंपोर्टेड विधि अपने भारत में, इसी विधि से लगभग तैयार किया जाता है। तो भारत में चलने वाली विधियां कौन कौन सी है आप इसमें लिख लेना भी। भारत में उपयुक्त साइलेज बनाने की सबसे उपयुक्त विधि कौन कौन सी है, ट्रेंच साइलो और गर्त साइलो, ठीक है। ये आप नोट कर लेना भी। भारत में सबसे, आप नोट करो,
भारत में साइलेज बनाने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो ट्रेंच साइलो और ग्रत साइलो। अब बात करते हैं अपने साइलेज बनाया कैसे जाता है। जो बच्चे पहले 12वीं कर चुके हैं, जिनका डिटेल में लेकिन अपने विधि नहीं है कि कैसे बनाया जाता है, मैंने आपको सीधे सीधे क्वेश्चन लिखा दिए कि कैसे बनाया जाता है और भी इसमें क्या होता है, पीएच की मात्रा कैसी होती है। आप पीछे वाले क्वेश्चन कोई भी उठा के देख लेना, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपने साइलेज बनाने की, थोड़ी सी विधि बात कर लेते हैं, क्योंकि जो विधि है वो आएगी नहीं, लेकिन याद भी तो होना चाहिए कैसे बनाई। अगर कोई बनाना चाहे तो वो भी बना सकता है। ठीक है, क्योंकि विधि अपने 11th-12th की बुक है उसमें दी हुई है, लेकिन वो विधि अपने याद नहीं करने, लेकिन अपना आपको बता देता हूं विधि क्या है, कैसे की जाती है। ठीक है, ये होगी अपनी फसल। ठीक है, ये होगी अपनी फसल, या इसमें फ्लावरिंग स्टेज होगी। ठीक है, ये होगी फसल, इसको हरी अवस्था में काटा जाता है। ठीक है, काट लिया। ये होगी अपनी खाई। ठीक है, फिर उसको छोटी छोटी भागों में, फसल को छोटे छोटे, जैसे अपने जो हरा काटते हैं उससे काट दिया जाता है, उत्तर कर ली जाती है, मतलब उसको छोटा छोटा काट लिया जाता है फसलों को, और इस जो खाई बना जाती है उसमें पहले पॉलीथीन मतलब डाल दिया जाता है। यहाँ पे पॉलीथीन वगैरह डाल दिया जाता है ताकि इसमें एयर ना जा सके। ठीक है, हवा ना जा सके। फिर उसके अंदर हरा चारा डुबो है डाल दिया जाता है, हरी पत्तियों वगैरह को डालकर इसको पूरा कवर कर दिया जाता है। ठीक है, कवर किए कर दिया जाता है, हरी अवस्था में काट कर इनको पूरा इसके अंदर डालकर, ये हो गया अपने ट्रेंच, ये होगी खाई। ठीक है, इसके अंदर डाल दिया जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है, जो इसमें फसल डाली गई है उसमें क्या होती है, थोड़ी बहुत जीवित कोशिकाएं होती है। क्या होती है? जीवित कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, जीवित कोशिकाएं होती है, उनको श्वसन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? O2 की आवश्यकता होती है। ठीक है, O2 की आवश्यकता होती है। तो जो फसलों के अंदर कोशिकाएं होती हैं, जो थोड़ी बहुत CO2 बची होती है, वो CO2 को ग्रहण करती है और O2 को ग्रहण करती है और CO2 को छोड़ती है। CO2 को छोड़ती है तो इसमें लगभग जब तक CO2 की मात्रा 70 से 80% बढ़ ना जाते, 70 से 80% बढ़ जाती है, इसके अंदर CO2 की मात्रा कितनी बढ़ जाती है? लगभग 70 से 80% तक बढ़ जाती है, क्योंकि बाहर तो आ नहीं पाती, अंदर ही अंदर होती है, क्योंकि यह प्रक्रिया अंदर चलती है। ठीक है, अंदर की बारे में जीवित कोशिकाएं होती है, उनको ऑक्सीजन चाहिए और वो ऑक्सीजन ग्रहण करती है और CO2 को छोड़ती है, जिसके कारण CO2 छोड़ती है, इसके कारण फुफुद वगैरह नहीं लगती। ठीक है, CO2 को यह प्रक्रिया होती है। तो इसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया होते हैं, जिसको क्या कहता है? इन एनाबॉलिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। जो कौन से बैक्टीरिया होते हैं? एनाबॉलिक बैक्टीरिया होते हैं। वो बैक्टीरिया अंदर रिएक्शन करते हैं और जो कार्बोहाइड्रेट है अपना, जो फसल कार्बोहाइड्रेट युक्त है, वो कार्बोहाइड्रेट को लैक्टिक अम्ल में या एसिटिक अम्ल में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं? लैक्टिक अम्ल में और एसिटिक अम्ल में, लैक्टिक अम्ल में या एसिटिक अम्ल में बदल देते हैं। तो ये अपना साइलेज तैयार हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जीवित कोशिका, ये प्रक्रिया अंदर ही अंदर चली जाती है। अगर इसमें अपनी थोड़ी बहुत भी एयर हो जाती है, भी एयर आ जाती है, तो पूरा कवर करके रखा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर एयर होगी तो ये प्रक्रिया जो चल रही है अंदर, इसके अंदर फुफुद वगैरह बैक्टीरिया अपना रिएक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण चारा वो सड़ गल जाता है और फुफुद वगैरह लग जाती है, जिसके कारण साइलेज खराब हो सकता है। मेनली यही बात रखी जाती है कि एयर का पूरा ध्यान रखा जाता है। आपसे मैं बात करवाऊंगा जो मेरे फ्रेंड है उसके द्वारा, क्योंकि उसका साइलेज तैयार किया हुआ है। ठीक है, इसमें एयर नहीं घुसनी चाहिए। मेनली तो यही विधि है, ट्रेंच है, ये खाई के अंदर बस काट के अपने डालना है, उसको पूरा कवर कर देना है। ये है विधि अपने साइलेज की। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अब बात करते हैं जो मीठी साइलेज होती है। साइलेज भी दो प्रकार की होती है, मीठी साइलेज और एक और होती है अम्लीय साइलेज। मीठी साइलेज में किसकी मात्रा ज्यादा होती है? तो वो होती है लैक्टिक अम्ल की। कौन से बैक्टीरिया होते हैं जो लैक्टिक अम्ल को बदलते हैं? वो बोलते हैं एनाबॉलिक बैक्टीरिया। ठीक है, और एक होती है अम्लीय साइलेज। तो वो उसमें क्या होता है? एसिडिक अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है। अब बात करते हैं साइलेज में खटास होती है, वो किसके कारण होती है? साइलेज थोड़ा हल्का खटास होती है ताकि
जो पशु है उनको अच्छा लगता है, खाने में भी स्वाद पौष्टिक होता है और उसका दूध उत्पादन भी बढ़ता है। तो थोड़ा खट्टापन होता है, वो किसके कारण होता है? कार्बोहाइड्रेट को लैक्टिक अम्ल में बदल देता है। कौन बदलता है? मैंने आपको प्रक्रिया बता दी। बैक्टीरिया होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट व लैक्टिक अम्ल के कारण थोड़ा खट्टापन लिया होता है, वो क्या होता है? साइलेज होता है। ये थी अपने साइलेज बनाने की विधियां। अब आगे बात करेंगे अपने हे कैसे बनाया जाता है, जो लूम है उससे कैसे तैयार करते हैं, तो वो करेंगे अपने कल वाली क्लास में चर्चा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही अपने पूरा डिटेल से चलेंगे, आपको पूरा समझाते हुए चलेंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले कि वीडियो बच्चों को पसंद आ रही है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।